नमस्कार, वार्म ग्रीटिंग्स एंड वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट चेन ऑफ स्पाइन सेंटर्स। और हम डिस्कस कर रहे हैं स्पाइन हेल्थ के बारे में, कैसे स्पाइन हेल्थ को प्रमोट किया जाए, कैसे जो एक नया पैंडेमिक आ गया है ऑफ बैक एक्स, नेक एक्स इन यंग पॉपुलेशन, चिल्ड्रन, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। पिछले पैंडेमिक और वर्क फ्रॉम होम ने जो हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और जो अब इस साल दिख रहा है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर MR जुल्फी। डॉक्टर जुल्फी, वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोबारा आए हमारे से मिलने। पिछला वीडियो तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही सुपर हिट है आपका वीडियो। इतने कमेंट्स, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी आर लाइक ओवरलोडेड विद देम। तो वी थॉट कि एक एक सवाल का जवाब देने से बेहतर है आपको ही दोबारा बुला लें और दोबारा आपसे पूरा डिस्कस करें डिटेल में। हमें पता है बहुत दूर से आते हैं, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑफिस में आने के लिए। एंड एज यूजुअल बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप आज। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बजाज। सबसे पहले मैं आपका जो सवाल है उसका आंसर करने से पहले ये बताऊंगा कि मैं आज नेहरू जैकेट क्यों पहन के आया हूं, क्योंकि इसका एक ही रीज़न है कि लास्ट वीडियो में मुझे आपकी नेहरू जैकेट जो थी बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ उस चीज़ से। तो मैंने कहा इस बारी जब आपके साथ मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं भी आपकी तरह नेहरू जैकेट ही पहन लूँ। सो आपका जो सवाल है कि जो प्रिवेंशन है बैक की, एक स्पाइन हेल्थ की, वो क्या होनी चाहिए। जो प्रिवेंशन है उसमें 4-5 तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा पोस्चर का सही होना। उसके लिए हमें क्या करना है, हम जब ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, ये हम अडल्ट्स में देखते हैं जो IT सेक्टर में काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में, या हमारे बच्चे जो स्कूल में काम करते हैं, उनका जो एर्गोनॉमिक्स का होना, उनका टेबल का होना, उनका चेयर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या ऑफिस से काम कर रहे हो, आप अपने एर्गोनॉमिक का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो एर्गोनॉमिक के लिए बहुत इजी है, जब आप कुर्सी पे बैठते हैं आपने अपने अलाइनमेंट को देखना है। हमेशा अपनी जो आपकी जो सरफेस है चेयर की, वो आपकी नी लेंथ के बराबर होनी चाहिए। हर किसी की हाइट अलग अलग है, वो अपने आजकल हाइड्रोलिक चेयर्स हैं वो यूज़ कीजिए, अपनी हाइट चेक कीजिए। उसके बाद जब आप बैठते हैं तो आपकी स्पाइन भी 90 डिग्री में होनी चाहिए, जैसे आपकी नी 90 डिग्री में है, सो दैट आपके बैक पे लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है जो ये 90 जो फॉर्मूला है, रूल ऑफ 90 है, ये वेस्टर्न लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। हमारे लोग थोड़े से इससे अनकंफर्टेबल कभी होते हैं, तो वो 90 to 100 डिग्री भी कर सकते हैं, जहाँ पे अपने बैक का वो अच्छी तरह से ख्याल रखें, या कोई एक रोल टॉवल का रखें, या एमरॉन के बैक स्पोर्ट्स आते हैं वो यूज़ कर लें और अपने बैठने को कंफर्टेबल करें। कोई कंप्रोमाइज़ ना करें अपने लैपटॉप के लिए, अपने टेबल के लिए। और बेशक उल्टा करें कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि उनका टेबल जो है उसकी हाइट सही नहीं है, लैपटॉप की हाइट सही नहीं है, आपका लैपटॉप आई लेवल पे नहीं है, आपकी डिस्टेंस जो है 18 to 28 इंचेस होनी चाहिए, वो नहीं है, आप अपने आप कंप्रोमाइज़ ना करें, बल्कि आप अपने एर्गोनॉमिक्स को अपने वर्क स्टेशन पे सही करें। That's the first precaution. Second precaution is avoid prolonged sitting and standing. आप हमेशा अगर देखेंगे our body is designed to move. हमारी बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी है। अब हम इस पे इस तरह का जो है अत्याचार कर ही रहे हैं, बट हमें कहीं ना कहीं सोचना है कि अत्याचार के साथ हम इसका ध्यान रखें कि हर आधे घंटे के बाद हम अपनी पोजीशन चेंज करें, या अगर हम स्टैंड रहते हैं हर 10 मिनट के बाद हम वॉक करें। तो फ्रीक्वेंटली पोजीशन इसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑकवर्ड पोस्चर्स। कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं बैठना है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप घर में काम कर रहे हो, आपका अगर 8 to 10 आवर्स डेस्क पे काम है, आप कभी भी ऑकवर्ड पोस्चर एज्यूम ना करें। हमेशा अपने आप को एक आपने स्ट्राइक करना है कि नहीं, मेरी पोस्चर जो है, मेरे मसल यूज़ होने चाहिए, मेरा सारा लोड मेरे स्पाइन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पाइन का काम है आपकी बॉडी का शेप बनाना, आपका फ्रेम बनाना। स्पाइन और आपकी जो स्केलेटन है, एक्चुअल स्केलेटन है, इसका काम नहीं है कि आपको लोड उठाएं। इसका जो लोड उठाने का काम है वो आपके मसल्स का है, आपके टेंडन्स का है, और उससे वो आप काम लें।
और उससे जो इम्पॉर्टेंट एक प्रिवेंशन है जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग मिस करते हैं, इसको लाइटली ले रहे हैं, दैट इज़ द मैट्रेस, कि कौन सा मैट्रेस होना चाहिए। मैंने देखा काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए, हमें हार्ड यूज़ करना चाहिए। मेरा एक सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, जब भी आप मार्केट जाते हो अपना मैट्रेस चूज़ करते हो, आप हमेशा उसको प्रेस करें, और अगर वो सैग करता है अप टू 1 इंच, यू कैन यूज़ योर थंब और यू कैन यूज़ योर स्केल, आप उसको दबाइए, अगर वो 1 इंच तक सैग करता है, that is the perfect mattress for you. If it is sagging too much, like you have mattresses in 5-star hotels, वो बिल्कुल भी आपकी स्पाइन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, या अगर वो बिल्कुल ही हार्ड है वो भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो कर्व्स हैं स्पाइन की, ये बहुत ही मतलब अच्छी तरह से हमारे भगवान ने इनको डिज़ाइन किया है, सो दैट ये कंफर्म करें शेप आपकी स्पाइन की। जब आप मैट्रेस पे सोते हो, जब उसकी जो कर्व है, जब तक वो कंफर्म आपके नेचुरल कर्व से नहीं होती है, आपको कंफर्ट नहीं मिल सकता है। आप जब भी सुबह उठोगे आपको पेन होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी टेक्निक इज फॉर लिफ्टिंग। सी, लिफ्टिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कभी सूटकेस उठाना है, कभी लैपटॉप उठाना है, कभी घर में हाउस होल्डिंग हेल्प करनी है, गैस सिलेंडर खींच दिया, तो हमेशा कोशिश करें जो आपकी लिफ्टिंग टेक्निक हो उसमें अपने नी और हिप का यूज़ करें। कभी भी डायरेक्ट कमर पे ना झुकें। कमर पे डायरेक्ट झुकने से आपकी सारी लोड आपके डिस्क पे आती है, जिससे डिस्क वनरेबल हो जाती है कभी डैमेज होने के लिए, और उससे आपकी हर्निशन हो सकती है, या वो आपको कोई स्ट्रक्चरल इशू दे सकता है। तो हमेशा एक राइट वे है अपने आप बेंड करने की, जिसमें हिप और नी को बेंड करें, बैक से डायरेक्ट बेंड ना करें, और अगर लोड उठाना है तो लोड को भी अपने करीब लाना है, फिर ग्रिप करना है, रादर देन होल्डिंग इट फ्रॉम वेरी फार। क्योंकि आपके लिवर्स जो हैं आपकी स्पाइन के, उनका यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर ये 4 से 5 प्रिवेंशन आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी बैक की और नेक की परेशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। 50% प्रॉब्लम आपके प्रिकॉशन से ही ठीक हो सकती है। डेफिनेटली डॉक्टर जुल्फी, अमेजिंग अमेजिंग, ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और आई एम सो टेरिफाइड कि मुझे नहीं पता थे आधे से ज़्यादा। इट्स जबकि हम लोग हेल्थ केयर में इतने 30 सालों से काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर जनरल लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता होंगे मैट्रेस सेलेक्ट कैसे करना है, कैसे बैठना है, कैसे टेबल अपना रखना है, कैसे लैपटॉप रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आपकी जो एक्सरसाइजेस थी जो पिछले वीडियो में आपने बताई, पिछले हफ्ते जब हम साथ थे, मैं सारी कर रहा हूँ रोज़, तो उससे मुझे बहुत बहुत बेनिफिट है। थैंक यू सो मच। बट वो एक होता है ना, दिल मांगे मोर हमेशा, तो वो एक्सरसाइजेस तो बैठे बैठे मैं कर ही रहा हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ भी आ रहा है। मेरा बैक एक हफ्ते से बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। बट मैं कुछ चाहता हूँ और एक्सरसाइजेज आप हमें दिखाएं, जो नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइजेज क्या हैं, कैसे हम कर सकते हैं, ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि अगर घर जाके कर लें, या अगर हम फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हैं तो हम देख लें कि डॉक्टर साहब हमें वो एक्सरसाइजेस करा रहे हैं या नहीं। तो कुछ और एक्सरसाइजेज हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं। सो डॉक्टर बजाज, जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज बताई थी, दोज वेर बेसिक स्ट्रेचेस जो आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एक नेक्स्ट लेवल जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आपको स्ट्रेंथनिंग, आपकी जो बेसिक स्पाइन स्ट्रेंथनिंग है उस पर फोकस करूँगा, और आपके ओवरऑल जो कोर एक्टिवेशन है उस पर फोकस करूँगा। और मुझे सबसे ये अच्छा लगेगा कि आप उनको फॉलो करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज़ उसका फीडबैक दें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर पर चल के और वो काउच पर वो एक्सरसाइजेस एग्जैक्टली तो हम ये काउच पे करेंगे। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा 8 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन योर बैक, और ये 8 एक्सरसाइजेस है। नंबर 1 एक्सरसाइज, सबसे पहले एक्सरसाइज है कि आपने कौन से पोस्चर में करनी है। तो आपने सीधा लेटना है, और पहली एक्सरसाइज आप करेंगे, आप अपने घुटने को दोनों हाथों से पकड़ के अपने चेस्ट की तरह खींचेंगे, जिसको हम सिंगल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। और इसको आपने 15 सेकंड होल्ड करना है, और आपने इसको रिपीटेडली 5 बारी करना है, 5 टाइम्स ईच साइड। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको कोई घुटने में तकलीफ हो, कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या रिमोटाइड की हो, तो आप अपना जो हाथ का जो ग्रिप है वो थोड़ा चेंज करें, उसको अंडर नी आप पकड़ें और उसको खींचें। सो ये आपकी पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2 दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप अपने जो आपकी जो कमर है और आपकी जो लेग्स की पोजीशन है वो इस तरह से होगी कि आपने अपने घुटने को 90 डिग्रीज बेंड करना है, और
एक लेग को दूसरे घुटने पे रख के आपको जिस लेग पे आपने दूसरा घुटना रखा उसको लेग को आपने अपने हाथों से खींचना है और एक अच्छा सा स्ट्रेच आप अपने अपोजिट बटक में फील करेंगे। उस स्ट्रेच को 10 से 15 सेकंड होल्ड कीजिए, उसको 5 दफ़ा कीजिए और फिर वही चीज़ दूसरे लेग में रिपीट कीजिए। इससे आपकी जो ग्लूट्स की जो मसल है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल हमारी है, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, पायरिफॉर्मिस, वो आपकी स्ट्रेच होगी। और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 3 पे आते हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसको अगेन हम अपनी फ्लैट पोजीशन में करेंगे और फ्लैट पोजीशन में दोनों लेग्स को मोड़ के हम अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। इसको हम पेल्विक ब्रिज भी कहते हैं या पेल्विक लिफ्ट भी कहते हैं। और जहाँ तक आप आराम से उठा सकते हो आप उठाइए, 10 सेकंड होल्ड कीजिए और इसको 10 बारी आपने रिपीट करना है। लेकिन एक ख्याल रहे कि इसमें कोई पिलो आप यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग इसमें पिलो यूज़ करते हैं जिससे आपकी नेक पे स्ट्रेन पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, जहाँ पे आप इसी पोजीशन में जहाँ आपने लेट के फ्लैट लेट के दोनों लेग्स को मोड़ा है, आप दोनों हाथों को ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके आपके कमर के पीछे रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे। और तब तक प्रेस करेंगे जब तक आपको ये नहीं लगता है कि जो आपका जो कर्वेचर है, जो आपका लोअर बैक का जो एक कर्व बनता है वो फ्लैट ना हो। और उसमें अगर आप ये भी करें, अपने एब्डोमेन मसल्स को और टाइट करें और उसको होल्ड करें 10 सेकंड के लिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और इससे आपकी जो स्पाइनल स्टेबलाइजेशन वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये आपने 4 एक्सरसाइज आपने फ्लैट पोजीशन में किए। नाउ हम 4 एक्सरसाइज आज आपके उल्टा पोजीशन, जिसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं, उसमें करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में हम क्या करेंगे, हम अपने हाथ को, अपने पाम को बेड पे रखेंगे शोल्डर लेवल पे और अपने आप को, हमने अपने हेड को ऐसे उठाना है जैसे, जिसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं। और उस पोज को हम 10 सेकंड होल्ड करें और धीरे उसको वापस करें। लेकिन इसमें एक ध्यान रहे दोस्तों कि आपकी जो पेल्विस है, आपकी जो हिप है, वो ना उठे, वो पूरी आपकी जो है बेड की सरफेस के साथ हो। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, वो फिर भी उठ रहा है, तो आप अपने हाथों की जो आपकी जो पाम है उनकी पोजीशन थोड़ा आगे करें, नेक लेवल पे, अपने एयर के लेवल पे करें और तब जाके उठाएं और आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इससे आपके बैक मसल जो एक्सटेंसर्स हैं आपके, वो स्ट्रांग होंगे। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को अपने हिप पे रखेंगे, अपने बटक्स पे रखेंगे, अपने बटक्स को फील करेंगे और हम अपर हेड, अपने अपर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे और अपने दोनों लेग्स को, घुटनों को स्ट्रेट रख के लिफ्ट करेंगे। 10 सेकंड उसको होल्ड करेंगे और वापस करेंगे और इस चीज़ को हम 10 बारी रिपीट करेंगे। और हमारी जो एक्सरसाइज नंबर जो 6 होगी, उसमें हमने क्या करना है दोस्तों, उसमें हमने ध्यान रखना है कि हमने अब जब हम बैक की एक्सरसाइज में हमने दोनों चीज़ें, लेग्स भी उठाई थी, हमने अपनी अपर बैक भी उठाई थी, इसमें हम आइसोलेट करेंगे और हम सिर्फ अब अपने हाथ पीछे रख के, अपने कमर के पीछे ऐसे मुट्ठी बांध के हम सिर्फ अपर बैक को उठाएंगे और बिल्कुल इसमें लोअर लेग्स पे कोई जोर नहीं देंगे। और इस पोजीशन को हम 5 से 10 सेकंड जितना हम आराम से कर सकते हैं, पेन के बगैर कर सकते हैं, होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7 हमारी वो एक्सरसाइज है जहाँ पे हमने अपने लोअर लेग्स पे फोकस करना है, मींस अपने लोअर बैक पे फोकस करना है। यहाँ पे हमारी जो अपर बैक है वो बिल्कुल लिफ्ट ना हो, हमें पूरा ये ध्यान रखना है कि हमारे दोनों लेग्स पास में हो, दोनों फीट पास में हो और हम उनको लिफ्ट करें। और अगर हम दोनों को एक साथ लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, कोई स्ट्रेन पड़ता है, तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी जो 7 एक्सरसाइज है ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। और इसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है आज के लिए, एक्सरसाइज नंबर 8, उसके लिए आपने दोस्तों क्या करना है, आपने एक कैट पोजीशन को अज्यूम करना है। जब ये कैट पोजीशन आप अज्यूम करते हो तो आपने इनहेल करना है, आपने नाक से सांस लेना है, उससे आपको और फायदा मिलेगा। और जब आप एक्सहेल करेंगे उस टाइम आप कैमल पोजीशन में चले जाएंगे। सो इनहेल while cat position
एक्सहेल वाइल कैमल पोजीशन। सो इससे क्या है कि आपकी जो लंबर है, आपकी जो बैक है, एंटायर बैक है, बट मेजरली जो लंबर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो दोस्तों, ये आज की 8 एक्सरसाइज थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। आप इनको दिन में 2 बारी और हफ्ते में 5 दिन करें। 5 दिन से ज़्यादा ना करें, क्योंकि 2 दिन चाहे आपके मसल्स को रिलैक्स होने के लिए, सो दैट आप अपने मसल्स को और अच्छा बिल्डअप कर सके। शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जुल्फी, वो एक्सरसाइजेज दिखाने के लिए। मुझे तो देख के ही पसीना आ गया। आप करते कैसे हैं उनको, इतनी सारी एक्सरसाइजेज, बट अमेजिंग। आई एम श्योर आई विल कीप ट्राइंग देम एंड आई विल गिव यू द फीडबैक व्हेन वी मीट नेक्स्ट। तो ये एक्सरसाइजेज, योगा, प्रिवेंशन, ऑफिस में क्या करना है, कैसे बैठना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जब हमें नहीं करनी एक्सरसाइजेज, या रोक देनी है, या तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना है, घर पर ही नहीं इलाज करते रहना है? वो कुछ रेड फ्लैग्स ज़रूर बताइए हमारे श्रोताओं को। डॉक्टर बजाज, जो हम जब पेशेंट को देखते हैं स्पाइन की प्रॉब्लम, जैसे लंबर प्रॉब्लम हुई या सर्वाइकल हुई, तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। नॉट ओनली द रेड फ्लैग्स, वी हैव अ येलो फ्लैग्स ऑल्सो। वो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन जो मेजरली रेड फ्लैग है सर्वाइकल में, जैसे हुआ सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी में कि पेशेंट का ये बोलना कि डॉक्टर साहब मुझे लास्ट 3 महीने में कोई आराम नहीं आ रहा है, मैंने दवाई खाई, मैंने लोकल फिजियोथेरेपी भी करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन मेरी अब हाथ में इतनी वीकनेस हो रही है कि मैं अपना खाना नहीं खा सकती हूँ हाथ से। तो उस चीज़ को टाइम पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट को ये जानकारी नहीं है कि सर्वाइकल माइलोपैथी से आगे क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वो पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है और उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो वहाँ जाके हमने कहीं ना कहीं एक स्पाइन सर्जन, चाहे वो ऑर्थो स्पाइन सर्जन हो या न्यूरो स्पाइन सर्जन हो, क्योंकि आजकल आपको पता है स्पाइन सर्जरी में भी ना बहुत तरह की जो है थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो मेजरली हमने एक स्पेशलिस्ट को भेजना ही भेजना है, सो दैट वो अपना काम करें, सो दैट ये फर्दर प्रोग्रेशन रुक जाए। या मेजरली डिस्क हर्निएशन हुई है, लेकिन डिस्क हर्निएशन इस तरह की है कि मैंने 6 हफ्ते फिजियोथेरेपी की पेशेंट को, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, पेन में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, उनकी नमनेस, रेडिकुलोपैथी, समटाइम्स ब्लैडर एंड बाउल सिंड्रोम हो रहा है, कोई इक्वेना काड़ा इक्वेना सिंड्रोम बन रहा है। तो उस तरह के रेड फ्लैग्स को कभी भी आप अनअटेंडेड ना छोड़ें और पेशेंट को लिंगर ऑन ना करें। मेरा ये सुझाव है कि उस टाइम हमने पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास भेजना ही भेजना है, सो दैट वो उस रेड फ्लैग को टाइम पे टैकल करके उसके बाद बेशक वो अपने पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास भेजें। और मुझे ये भी लगता है कि इवन फिजियोथेरेपिस्ट को भी कभी कभार इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि शायद मेरा पेशेंट वहाँ जा रहा है। दिस इज बेसिकली वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हमारा फिजिशियन का भी रोल है, जिसमें स्पाइन स्पेशलिस्ट का भी रोल है, जिसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का भी रोल है। तो मेरे हिसाब से 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सर्जरी, बट देयर आर पेशेंट्स जहाँ थोड़ा सा थंब रूल आपने देखना है। पेशेंट का अगर फुट ड्रॉप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, या उसकी रिस्ट ड्रॉप हो रही है, या आर्म पूरी वीक हो रही है, या उस तरह का कोई टिंगलिंग नमनेस परसिस्ट कर रहा है, या उस तरह से आपको फील हो रहा है कि यार मेरे सारे एफर्ट्स, सारे मैनुअल्स, सारे जितनी भी मैनुअल थेरेपी मैंने करनी थी, सब कुछ करके भी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो टाइम कभी भी वेस्ट ना करें, आप स्पेशलिस्ट के पास भेजें। और मैं आपके साथ जब बैठा ही हूँ, मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा कि आपसे कि आपको क्या लगता है कि जो ये सर्वाइकल इश्यूज़ होते हैं, लंबर इश्यूज़ होते हैं, हम ज़्यादा कोई डिस्फंक्शंस पे ही फोकस करते हैं, या कभी कभार डिस्क हर्निएशन हुई, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हुआ, हम उस पर ये करते हैं, बट शुड वी गो विद सम मोर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप उस पर रोशनी डालें। डेफिनेटली। देखिए, हम फिजिशियंस का काम ही है पूरी बॉडी को एज वन देखना, है ना। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, पैंडेमिक सिर्फ 1-2 ऑर्गन्स पे नहीं इफेक्ट किया। इट इज़ नॉट जस्ट योर लंग्स और योर स्पाइन दैट वाज अफेक्टेड, द एंटायर बॉडी वाज अफेक्टेड। ओबेसिटी, डायबिटीज़, न्यूरोपैथीज़, विटामिन डी डेफिशिएंसीज, काफ़ी कुछ रीजंस हैं जो ये बैक एक कर सकते हैं। बट इससे भी ख़तरनाक और डरावने रीजंस बॉडी में छुपे रहते हैं कई बार, जो हमें पता नहीं चलते। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो ये बैक एक्स कर सकते हैं और जो एक्सरसाइज वगैरह से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कर पाएंगे, हम मे बी वर्स कर दें। बहुत सारे कैंसर्स हैं ऐसे जो स्पाइन में स्प्रेड कर जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, कोलोन कैंसर्स हैं। वो लोग स्पाइन में जाकर
मेटास्टेसिस कर देते हैं, वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और कई बार प्रोस्टेट कैंसर में पेशेंट का फर्स्ट सिम्टम ही सिर्फ बैक एक होता है। वो आता है हमारे पास बैक एक करके, उससे अगर हम और डीप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि आपकी यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एज देखते हुए, आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है, आपकी सांस तो नहीं फूल रही है, तो हम मिस कर सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है जी बैक एक है, आप ये एक्सरसाइज कीजिए, चले जाइए या घर पे एक्सरसाइज कर लीजिए, और वो कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत कॉमन रीज़न है इंडिया में स्पेशली। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, जिसको हम पॉट स्पाइन बोलते हैं, वो जाकर स्पाइन में लग जाता है तो उससे कोलैप्सेस हो जाते हैं। तो इसीलिए स्पाइन सेंटर्स जहाँ पर फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट सब इंटीग्रेटेड, जैसे आपने कहा, जो इंटीग्रेटेड वे में जब काम करते हैं तो पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर मिलता है। एज यू सेड 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 की तो सर्जरी की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, बट जो 1% या 10% को चाहिए सर्जरी, अगर हम उनको डिले करते हैं तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स आ सकते हैं, जैसे कि लकवा मार सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है आपके पैर काम करना ही बंद कर दें। अगर वो टाइम से हमने उनको पकड़ लिया होता या सर्जरी करा ली होती या इंटरवेंशन करके टीबी का इलाज कर दिया होता या कैंसर का इलाज कर दिया होता, तो ये सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स बच सकते थे। तो इससे ऑफ कोर्स नेक्स्ट कोरोलरी क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, जिससे सब लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, इसीलिए हमने सबसे आखिरी में रखा, सर्जरी करानी है तो ऑप्शंस क्या क्या हैं उस सर्जरी के हमारे पास? मेजरली मैंने जो देखा है कि जो सर्जरी जिनको करवानी पड़ती है, सपोज सबसे पहले जो कॉमन है दैट इज़ अ स्लिप डिस्क, जिसको हम हर्निशन कहते हैं। अगर तो आपका लेवल जो प्रॉब्लम है आपकी परसिस्ट कर रही है काफ़ी टाइम से, आपने सब कुछ ट्राई किया है और मैंने एज एन एक्सपर्ट भी सब कुछ ट्राई किया, और मुझे लग रहा है कि सेंसरी या मोटर डिफिसिट आ रहा है, जहाँ कोई फुट ड्रॉप हो रहा है या अगर सर्विकल में इशू है, उसका हाथ वीक हो रहा है, तो हमें वहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हम और रुक जाते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स है बाद में वो उतने अच्छे नहीं होंगे। तो हमें तुरंत ही एक सर्जन से उनको बोलना है कि आप किसी सर्जन को दिखाएं, स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपना करवा दीजिए। एंड सेकंड थिंग, अगर आपकी लिस्थेसिस है, एक लिस्थेसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी डिस्क नहीं बल्कि आपकी जो वर्टेब्रा है मेजरली L5-S1 के ऊपर शिफ्ट कर जाती है, डिस्प्लेस कर जाती है या L4-L5 पे करती है। तो उस केस में थोड़ा सा एक इंस्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा बनता है, जिसमें आपके 3 स्टेज होते हैं, और अगर आपको लगता है कि स्टेज 1-2 है तो आप कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी से चला सकते हो। बट नाउ यू फील कि ये प्रोग्रेस हो रहा है, एक्सरे भी बता रहा है, MRI भी बता रहा है कि ये स्टेज 3 पे चला गया, और उस टाइम भी आप कुछ चाहते हो कि मैं ये वो ट्राई करूं, तो मेरे ख्याल से आप गलत हैं। आपको पेशेंट को तुरंत बताना है कि वो जाए, जिसमें वो आजकल अप्रोच करते हैं, टेलीफेक अप्रोच होता है, जिसमें वो डिस्क को उसको अपने जगह पे वापस पोजीशन करते हैं और वो पेडिकल स्क्रूज लगा के उसको करके देन उसके बाद वो फिजियोथेरेपी में आके अपना 2-3 महीने का लेके उस पेशेंट की स्टेबिलिटी भी रेस्टोर होगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसके जो चांसेस हैं जो उसके डिफिसिट होने के वो नहीं होंगे। या अगर इस तरह का आपको लगता है कोई फॉल होके आपके पास आया, उसमें प्रॉब्लम आपको दिख रही है, उसने MRI एक्सरे करवाया जिसमें आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर दिख रहा है और आपको पता ये भी चल रहा है कि उसका डेक्सा स्किन कह रहा है कि ये ओस्टोपिनिया है, ओस्टोपोरोसिस है, तो वहाँ पे भी आप वेट ना करें। तो मेजरली ऐसे मेरे कुछ केसेस इस महीने भी 1-2 आए थे जिनको मैंने सजेस्ट किया कि आप स्पाइन एक्सपर्ट के पास जाए। एक काइफोप्लास्टी एक प्रोसीजर होता है जिसमें वो सीमेंटिंग करके वो आपका जो है आपका बेड रेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ओस्टोपोरोसिस में आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो बेड रेस्ट। वो ओल्ड थॉट थी ओस्टोपोरोसिस आपने कुछ नहीं करना है, लेकिन ओस्टोपोरोसिस में आपने कुछ नहीं करना है, दैट इज़ अ बिग चैलेंज। ओस्टोपोरोसिस में आपने जल्दी बैठना भी है, आपने खड़ा भी होना है, आपने वॉक भी करना है, सो दैट आपकी जो ओस्टोपोरोसिस है वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि वेट बेरिंग एक्टिविटी का बहुत ही रोल है ओस्टोपोरोसिस में। तो वैसे केसेस में मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूं कि आप एकदम अपना डिसीजन लो, फैमिली के साथ डिस्कस करो, और ये छोटा मोटा प्रोसीजर है, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, देन वी विल डू फिजियोथेरेपी जो भी करनी है। तो इस तरह के केसेस को मैं हमेशा सजेस्ट करना चाहूँगा। या सर्विकल माइलोपैथी जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें भी बिल्कुल वेट नहीं करना है, बिकॉज इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। तो बहुत ध्यान रखें, अगर आपको चोट लगी है, कहीं से गिरे हैं, अगर आपके हाथों या पैरों में कोई वीकनेस डेवलप हो गई है कि हाथ उठाया नहीं जा रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, या यूरिन में कहीं ब्लॉक हो गया है या स्टूल में कोई ब्लॉक हो गया है कि आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप निकल रहा है यूरिन, या लैट्रिन पास नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप निकल रही है बेड में, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन डेवलप हो रही है, या फिर
आपके डॉक्टर साहब ने एमआरआई देख के आपको बताया कि डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी है, अब इसको फिजियोथेरेपी से नहीं सेटल किया जा सकता है, या वर्टिब्रे ही हिल गए हैं, लिस्थेसिस के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, या फ्रैक्चर हो गए हैं, या दब गए हैं बहुत ज़्यादा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो फिर सर्जरी शायद अनअवॉइडेबल हो, तो स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिलें और उनको दिखाएं। अगर वो कुछ एमआरआई वगैरह कराते हैं तो वो कराएं, जांच और कोई कराते हैं तो वो कराएं। सर्जरी की बहुत सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो काइफोप्लास्टी के बारे में डॉक्टर साहब ने बोला, मिनिमल इन्वेजिव हैं, ब्लॉक्स आजकल बहुत लगा लेते हैं, पेन रिलीफ हो जाता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से सर्जरी होती है, अगले दिन ही आप चल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो घबराएं मत, डरिए मत, ये सारे ऑप्शंस इंटीग्रेटेड वे में देखिए। लेकिन हो सकता है कि अगर सर्जरी बचाने के लिए बहुत लेट करें तो सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे ना आए बाद में। तो आपकी जो स्पाइन हेल्थ है, इट इज़ नॉट जस्ट योर स्पाइन, इट इज़ अ मिरर टू योर जनरल हेल्थ। अगर आपको बैक एक है, नेक एक है, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, हाथ पैर में कमज़ोरी की या यूरिन या लैट्रिन की प्रॉब्लम, तो उसको निगलेक्ट ना करें। जल्द से जल्द स्पाइन एक्सपर्ट के पास जाएं, डॉक्टर साहब के पास जाएं, अपने आप को दिखाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे बहुत जल्दी एक अगले वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी टिप्पणियां, कोई भी सवाल, क्वेश्चंस कुछ भी हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और डॉक्टर जुल्फी और मैं वापस आकर जल्द से जल्द उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।